हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। मैं वाकिफ कुमार और आप देख रहे हैं बॉर्न टू लर्न। हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 4। और अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। हमारे आज की वीडियो का पहला टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कंजर्वेटिज्म होता क्या है। कंजर्वेटिज्म एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसने ट्रेडिशन का जो इम्पोर्टेंस है उसको स्ट्रेंथ किया, इंस्टीट्यूशंस और कस्टम्स के इस्टेब्लिशमेंट को प्रेरित किया, फिर लगातार और क्विक चेंजेस एंड डेवलपमेंट को प्रेरणा दी, मतलब उसके लिए भी किया। इसी को कंजर्वेटिज्म कहा गया है। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के गवर्नमेंट ने जो थी वो कंजर्वेटिज्म से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और कंजर्वेटिज्म का ऐसा मानना था, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि हर स्टेट और हर सोसाइटी का अपना ट्रेडिशन है, तो उसके हिसाब से उस ट्रेडिशन का एक इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए। जैसे कि मोनार्की, द चर्च, मोनार्क फॉर्म ऑफ जो मोनार्क्स हैं उनके लिए मोनार्की से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। जो फिर जैसे कि जो क्रिश्चियंस हैं, वहाँ के सारे लोग क्रिश्चियन थे तो उनके लिए चर्च होने चाहिए। फिर सोशल हेरिटेज होना चाहिए। और जो वहाँ की सोसाइटी है, सोसाइटी बोल रहा हूँ, जो वहाँ की फैमिली है, यानी परिवार और संपत्ति दोनों को बचाना चाहिए, दोनों को प्रिजर्व करना चाहिए। कई कंजर्वेटिव्स में ऐसे भी थे कंजर्वेटिव्स जिनका ऐसा मानना था कि जो सोसाइटी है वो रिवॉल्यूशन के जो पहले के जैसे रहती थी उस तरह से ही रहना चाहिए। लेकिन बाद में सबको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नेपोलियन के द्वारा लाए गए चेंजेस को वापस लाना चाहिए, ताकि क्योंकि उससे मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए उन्होंने नेपोलियन के सारे जो रूल उसने इम्प्लीमेंट किए थे, जितने भी तरह के उसने चेंजेस लाए थे, सबको वापस से इम्प्लीमेंट कर दिया। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया और पर्सिया सभी ने मिलके नेपोलियन को हराया, क्योंकि नेपोलियन को हराना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कोई भी कंट्री नेपोलियन को उस टाइम अकेली नहीं हरा सकती थी, क्योंकि नेपोलियन एक काफ़ी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रूलर भी था, एडमिनिस्ट्रेटर भी था, और उसके साथ साथ ही वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी होल्डर रखता था अपने पास। जिस तरह से आप जर्मनी के बारे में देखा होगा, जिस तरह से आपने कि जर्मनी में एक स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स थे जो हिटलर ने हायर की थी, उसी तरह से कह सकते हैं एक आर्मी थी, एक ट्रूप थी नेपोलियन के पास भी, जिसे हराना किसी के लिए आसान नहीं था। इतने उन्होंने साथ में मिलकर उसे हराया। उसके बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैट्रिक्स के द्वारा एक मीटिंग हेल्ड हुई जिसका नाम था ट्रेटी ऑफ वेनिया इन 1815, जिसके अंदर नेपोलियन के द्वारा लाए गए सारे चेंजेस को सारे चेंजेस के बारे में बातें की गई। नेपोलियन जिस तरह के चेंजेस लाए उनके बारे में बातें हुई। 1815 के उस ट्रेटी के बाद का जो मैप था, मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था, जिसमें मैंने बताया था कि नेपोलियन हार जाता है वॉर 1815 के का बैटल। तो फिर उसके बाद जब नेपोलियन हार जाता है, उसके बाद बर्बन डायनेस्टी को वापस से अपनी पावर मिलता है। फ्रेंच जो सारा कुछ अपने टेरिटरीज को खो बैठा था वो वापस उसे मिलती है। मतलब कि जितने भी कंट्रीज, टेरिटरीज, जो भी प्रांत थे, जो भी किंगडम थे जिनको नेपोलियन ने एनेक्स किया था, उन सभी को वापस अपने किंगडम वापस मिल गए, सारे इंडिपेंडेंट हो गए। जैसे कि नेपोलियन के ज़रूरी नहीं कि हर से वॉर करके उस किंगडम के रूलर को मार देता था, उसे अपने अधीन करके उससे टैक्सेस भी लेता था और बाकी अपने चेंजेस को इम्प्लीमेंट करता था। तो उस तरह से वापस नेपोलियन का जब डेथ हो गया, जो मतलब वो डिफीट हो गया उसका बैटल में, तो वापस से उसका राइज होता है उन सभी पावर्स का। A series of state
स्टेट्स की सीरीज को फ्रांस मतलब एक लाइन में स्टेट्स जो थे उसे फ्रांस का बाउंड्री बना दिया गया ताकि फ्रांस का जो है फ्यूचर में अगर वो अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहे तो वो वैसा ना कर सके। वो एक तरह से नेचुरल बाउंड्री बना देगी फ्रांस का, ताकि कि अब ये आपकी नेचुरल बाउंड्री है, अब इसके बाहर आप नहीं आ सकते, इसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो मतलब कि उस वैसा कर दिया था, तो नेपोलियन जब हारा तो उसके जो उतनी बड़ी किंगडम थी उसको बांट दिया गया। तो नीदरलैंड में जो था, नीदरलैंड जो नॉर्थ में है उसमें बेल्जियम को दे दिया गया, नहीं बेल्जियम को नीदरलैंड को दे दिया गया। फिर जो गोवाना है उसे पिडमोंट में ऐड कर दिया गया। और जो पर्शिया जो था वो एक नया इम्पोर्टेंस मिला उसका नए टेरिटरीज के साथ। तो फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिल गया। और जर्मन कन्फेडरेशन था जो 39 स्टेट्स का जो नेपोलियन ने सेटअप किया था उसे किसी ने नहीं छुआ। रशिया को पोलैंड का कंट्रोल मिला और प्रूशिया को सैक्सोनी का कंट्रोल मिल गया। जो मेन मोटिव था उनका इसके पीछे वो था कि सारे मोनार्क्स को वापस लाना, वो मोनार्कीज को जो कि नेपोलियन के द्वारा हटा दिए गए थे, और नए कंजर्वेटिव ऑर्डर को यूरोप में लाने का उनका मोटिव था। जो कंजर्वेटिव रिजीम बना था 1815 का वो मेनली ऑटोक्रेटिक था, जो कि क्रिटिसिज्म, डेस्टिनी, सॉफ्ट टू कर्ब, इन सभी चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। उनके खिलाफ जो भी आवाज़ें उठती थी, जो भी उनके खिलाफ बोलना चाहता था उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। और अगर मतलब उनमें से कई ने सेंसरशिप लगा के रूल किया, जिससे कोई भी न्यूज़पेपर, बुक, प्ले और सॉन्ग कुछ भी पब्लिश होता था जिसमें जो कि लिबर्टी और फ्रीडम की आइडियोलॉजी को हाईलाइट करे जो फ्रांस सोसाइटी से आ रही है, उसे बैन कर दिया जाता था पब्लिश होने के पहले ही। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज की मेमोरी थी वो लगातार ही लिबरल्स को इंस्पायर कर रही थी, लगातार इंस्पायर किए जा रही थी। और इसका सबसे बड़ा जो इशू जो स्टेप था, जो सबसे बड़ा कारण था इसका, वो था लिबरल नेशनलिस्ट का नए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को, नए कंजर्वेटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। और ये सिर्फ मुमकिन हो सका था तो प्रेस की आज़ादी के कारण। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है द रिवॉल्यूशनरीज। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1815 यानी 1815 के दौरान दबा दिए जाने के डर से कई लिबरल नेशनलिस्ट जो है अंडरग्राउंड हो गया। और यूरोपियन स्टेट में काफ़ी सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ बने जिसमें लोग सारे रिवॉल्यूशनरी आपस में मिलते थे और अपनी आइडियाज़ को शेयर करते थे। उस समय एक रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब था कि आपने कमिटमेंट की है कि आप मोनार्की के खिलाफ हो, आप उस मोनार्की के खिलाफ हो जो कि कांग्रेस ऑफ विनिया के बाद बनी है, और आप अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ोगे। कई रिवॉल्यूशनरी ने ऐसा ही माना था कि नेशन स्टेट का फॉर्मेशन जो है वो आज़ादी की स्ट्रगल में, आज़ादी की इस लड़ाई में काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे एक इंडिविजुअल थे इटालियन रिवॉल्यूशनरी गिस्पिस मैज़, जिनका जन्म गुआना में 1807 में हुआ था। वो एक सीक्रेट सोसाइटी मेंबर बने कैबोर्निया में जब उनकी उम्र महज 24 साल की थी। उन्हें एक देश निकाला दे दिया गया था 1831 में, क्योंकि उन्होंने लिगुरिया में विद्रोह की कोशिश की थी। फिर उन्होंने सडनली उसके मतलब कुछ ही समय बाद तुरंत ही 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। नंबर 1 वाज यंग इटली, जो कि मार्साइलेस में उन्होंने बनाया था, और दूसरा था वो था यंग यूरोप, जिसे उन्होंने बर्लिन में बनाया था। वहाँ के अधिकतर मेंबर फ्रांस, इटली, पोलैंड और जर्मन के स्टेट्स के थे। मैजिन का मानना था कि भगवान ने हम सभी मानव को समान मानव अधिकार दिए हैं, तो हमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब समान होने चाहिए। ये भी मानना था कि अब ये समय आ गया है कि इटली को यूनिफाई कर दिया जाए। अब इटली को छोटे प्रांतों और बड़े प्रांतों में बट के रहने की ज़रूरत नहीं है, इसके यूनिफिकेशन का समय आ चुका है।
और उनका ये भी मानना था कि ये यूनिफिकेशन जो है ये अकेले ही एक कारण हो सकता है पूरे इटली के लिबर्टी को लाने के लिए। यूनिफिकेशन होगी तो ऑब्वियस है कि सारे किंगडम्स खत्म हो जाएंगे, तो फ्रीडम तो अपने आप मिलेगी। और ये यूनिफिकेशन जो है इटली में फ्रीडम के साथ लिबर्टी का भी को भी इम्प्लीमेंट कर सकती है। इससे उनको अपने मॉडल रख के कई लोग इंस्पायर हुए और कई जगह और भी इस तरह की सोसाइटीज फॉर्म हुई, जैसे कि जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में और भी कई जगह हुई। मेंट्रिक ने इन्हें द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर के नाम से डिस्क्राइब किया है। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अब समय आ गया है भीख मांगने का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक पे, यहाँ तक कि किसी भी टॉपिक पे फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं।